ससेप्टिबिलिटी, ये कब अट्रैक्टिव होगा, कब I और H सेम डायरेक्शन में होगा, कब I और H अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन सारे चीजों में आपके पास थोड़ा सा क्या था, सस्पेंस बना हुआ था। इस सारे सस्पेंस को आज के क्लास में दूर हो जाएगा कि आज के क्लास में जो भी मैथमेटिक टर्म है वो मैथमेटिक्स का टर्म मुश्किल से एक आध टर्म है, और वो एक आध टर्म जो है सो बहुत ज्यादा दमदार भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का क्लास का क्या करना है, केवल प्रवचन सुनना है और घर जाकर के इस प्रवचन को क्या करना है, छाप लेना है। और आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा क्या कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस बताओ, डायामैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक में बताओ, या डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों में क्या करो, डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस को ही आज हम लोगों को पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिना समय को गवाए हुए अपने क्लास को आज का शुरू करेंगे, और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे। क्या कि पिछले दिन भी पढ़े थे कि द मैग्नेटिक डायामैग्नेटिज्म में कि आपको क्या बोले थे कि डायामैग्नेटिज्म में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो हीलियम होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप कितना लिखिएगा 1s2, और इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं अगर तो इस तरीके से करते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के क्या करता है, ये डाइपोल कैंसिल कर देता है, और इसके एक एटम के पास कोई डाइपोल नहीं बचता है। जब कोई डाइपोल नहीं बचेगा तो बहुत सारे डाइपोल होंगे, लेकिन सारा ऐड होकर के नेट डाइपोल मोमेंट कितना बना देगा, 0 बना देगा। इसके पास किसी तरह का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं बनता था। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते थे जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड नहीं होता था। तो पेयर्ड नहीं होता था, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता था, 0, और 0 मैग्नेटिक मोमेंट के होने के कारण इसके पास किसी तरह का एटॉमिक डाइपोल नहीं बचता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी तरह का एटॉमिक डाइपोल नहीं बचता था, तब हम लोग क्या करते थे कि इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर डायामैग्नेटिज्म कहेंगे, और जो सब्सटेंस इस फेनोमेनन को फॉलो करेगा उसे क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या, तो दो बात आपको ध्यान रखना है। क्या कि इलेक्ट्रॉन किस में होगा, पेयर्ड में। दोनों इलेक्ट्रॉन एक अलग अलग डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। दोनों क्या करेगा, अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, और नेट कोई मैग्नेटिक मोमेंट इस पर नहीं बचेगा। तो कोई भी एटॉमिक डाइपोल भी ये नहीं बनाएगा, एटॉमिक डाइपोल नहीं बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिज्म, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जब एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग करेंगे, जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड इस पर हम लगाएंगे भी, तो अंदर कोई डाइपोल नहीं है। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस पर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे तो क्या होता था कि उसमें प्रेजेंस डाइपोल जो है तो क्या होता था कि एटॉमिक डाइपोल अलाइंग विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एटॉमिक डाइपोल पर टॉर्क लगता था और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता था। और दूसरा बात क्या होता था कि देयर अकर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इन एनी सब्सटेंस, और सब्सटेंस के अंदर में क्या होता था, डाइपोल के अलाइनमेंट के कारण जो नेट डाइपोल पहले 0 बनाता था वो कुछ ना कुछ डाइपोल बनाता था। तो यहां पर पहली बात यह है कि डाइपोल है ही नहीं, तो टॉर्क किस पर लगेगा, अलाइनमेंट किसका होगा, किसी का नहीं होगा। तो इस पूरे कहानी में पहला फैक्टर तो काम करने ही वाला नहीं है। क्यों कि कोई डाइपोल रहेगा तब तो फील्ड लगाएंगे तो टॉर्क लगेगा। यहां पर कोई डाइपोल नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, अलाइनमेंट किसी का नहीं होगा। तो केवल दूसरा फैक्टर करेगा क्या कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वही क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड हो जाएगा। और ये इंड्यूस्ड फील्ड क्या करता है कि इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है क्या, लेंज लॉ एक है, आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेंज लॉ कहता है क्या कि जिस कारण से ये इंड्यूस्ड हुआ है उस कारण का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, जिस कारण से ये प्रोड्यूस्ड हुआ है उस कारण का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है? यही है क्या, लेंज लॉ। आपको आगे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंज लॉ में आप सीधे से बात जानेंगे क्या कि जिस कारण के कारण ये प्रोड्यूस हुआ उस कारण का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर मान लो कि हम किसी सब्सटेंस में भी, अगर हम मान लो कि किसी सब्सटेंस में हम क्या करें कि किसी सब्सटेंस में हम क्या करें
कि देखें कि ये है आपका क्या, कि डायामैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है सो आपका डायामैग्नेटिक कोई सा सब्सटेंस है। इसके अंदर में कोई डाइपोल नहीं है, इसके अंदर में कोई डाइपोल नहीं है। अब हम क्या किए कि इसके अंदर में भैया क्या किए कि एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए। ये मान लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम इसके अंदर में लगा देंगे तो इसके अंदर में तो कोई डाइपोल ऐसा है नहीं जिस डाइपोल में ये क्या होगा, अलाइनमेंट दिखाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से भी पास किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी एक्सटर्नल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एच एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग क्या बोलते थे, एच। अब ये कह रहा है क्या कि भाई हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, लेकिन इसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट पहले था ही नहीं, कोई एटॉमिक डाइपोल था ही नहीं, तो अलाइनमेंट तो किसी का नहीं होगा। तो पहला फैक्टर तो यही कह रहा है क्या कि जब हम लोग एटॉमिक डाइपोल को मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में किसी तरह का डाइपोल है नहीं, तो अलाइनमेंट किसी का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर अकर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इन एनी सब्सटेंस ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। मतलब क्या कि जब भी हम किसी को बूस्ट करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तुम लोग खुद पे ले लो, मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूं, तुम मेरा क्या चाहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पढ़ने के लिए कहते हैं तो उस समय में वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी चीज जब किसी को बूस्ट करना चाहेगा तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही है क्या, लेंज लॉ कहलाता है, आगे आपको पढ़ना है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं भाई, तो इसके अंदर का सब्सटेंस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। लेकिन ये अपोज इस एक्सटर्नल फील्ड के सामने में बहुत छोटा अपोज होगा। कैसा अपोज होगा, बहुत छोटा। तो ये बहुत छोटा सा अपोज करेगा, तो इस अपोज को हम क्या दिखाएंगे, एक्सटर्नल इधर के तरफ लगाए हैं। अगर ये इंड्यूस्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो सपोर्ट करने वाली बात होगी। अपोज करेगा इसका मतलब किस डायरेक्शन में अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये छोटा छोटा मैं बनाया हुआ हूं, इसका मतलब क्या कि ये बहुत कम अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कैसा अपोज कर रहा है, बहुत कम अपोज कर रहा है, और बहुत कम अपोज कर रहा है। तो आप ये बताइए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रिपल्सिव है, अपोजिट इन नेचर है। तो अपोजिट इन नेचर मतलब ये पोल से मत समझना इसको, मैग्नेटिक पोल नहीं बोल रहा हूं, यहां हम लोग फील्ड से बात करें। फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड होगा, बूस्ट करेगा। और अगर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है, इसका मतलब और क्या पड़ेगा, ये कमजोर करेगा। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, बहुत कम है, इसीलिए बहुत कम क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, रिपेल होगा। इसका मतलब ये अंदर में जो ये इंड्यूस्ड हुआ है ये है इसका क्या, आई, और बाहर में जो बना है ये है क्या, एच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप देखिए कि हम लोग पढ़े थे क्या, आई इक्वल टू क्या पढ़े थे, आई इक्वल टू पढ़े थे क्या, जीटा एच। तो अगर यहां से जीटा लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, आई अपॉन कितना, आई अंदर में रिपल्सिव है तो बहुत छोटा है, आई कैसा है, बहुत छोटा है, स्मॉल है, और एच कैसा है, लार्ज है। तो जब किसी छोटे नंबर में हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, बहुत। और देखो कि एच जिस डायरेक्शन में है, आई उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो जीटा का वैल्यू एक तो नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट साइन में है, दूसरा कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, स्मॉल नहीं बहुत ज्यादा स्मॉल। क्यों कि अगर ये बी एक्सटर्नल, अगर ये बी एक्सटर्नल 1000 में है तो ये 10 का पावर -5 में 10 का पावर -9 में है। सोच लो कितना छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 10 का पावर -5 सोचो, और 10 का पावर -5 में क्या करो, 1000 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8। इतना छोटा ये चीज है जीटा का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां से आप देखिए कि यहां पर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। सारा चीज आप जानते हैं, बस एक एक करके कहानी आप सुनते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल। भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डाइपोल एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, तो कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बचा। क्यों कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज कितना होता है, एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ कि इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैटर के अंदर में, वो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इस पर क्या होगा, रिपल्सन होगा।
और ये अमाउंट में बहुत छोटा है, इसीलिए रिपल्सन कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जीटा का बात करें तो ये जीटा जो है आपका, ये जो जीटा है आपका, ये जीटा कैसा है, तो नेगेटिव है और कैसा है, वेरी स्मॉल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव क्यों है ये आप देखें, क्योंकि आई और एच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए साइन कैसा, नेगेटिव। और दिस अपॉन लार्ज करेंगे तो स्मॉल अपॉन लार्ज होगा, वैल्यू कैसा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। तो बहुत छोटा मिलेगा तो सर बहुत छोटा में ये कितना होता है, तो इसका जो वैल्यू है ये करीब करीब -10 का पावर -3 से लेकर के और -10 का पावर -9 के बीच में रहता है। ये बहुत छोटा नंबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब इसका जीटा का वैल्यू नेगेटिव है और बहुत छोटा है तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, सुपर कंडक्टर। नाम सुने हुए सुपर कंडक्टर का? ये सुपर कंडक्टर जो है ये है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन इसमें हम जब 1 टेस्ला का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना सीधे अपोजिट करता है, उसमें कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा भी आने ही नहीं देता। हम इधर जितना लगाएंगे उतना ही से ये क्या करेगा, अपोज कर दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं कहेगा चाहे हो, ये एकदम बराबरी का टक्कर देने वाला चीज है। मतलब क्या कि हम यहां पर अगर सपोज करो कि 1 टेस्ला लगाएंगे और ये सुपर कंडक्टर है तो ये भी अपने अंदर 1 टेस्ला इंड्यूस्ड कर लेगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन जीटा का वैल्यू अब देखो कि आई और एच दोनों कैसा हो जाएगा, बराबर। जितना मैं इधर लगाया उतना ही ये क्या कर लिया, अपोज कर लिया। तो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, तो डायरेक्शन में अपोजिट है तो माइनस, और मैग्नीट्यूड में सेम है तो सेम बाय सेम को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि सुपर कंडक्टर के लिए जो जीटा का वैल्यू आता है वो कितना आता है, -1। क्योंकि सुपर कंडक्टर पर हम जितना H लगाते हैं उतना ही ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर होता क्या है, सुपर कंडक्टर के केस में होता है क्या कि जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड होता है, इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द मैटर, कैसा मैटर होना चाहिए, तो इनसाइड द, आप सीधे सोचिए क्या, जो आपका है कैसा मैटर, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के केस में, सुपर कंडक्टर के केस में जो है सो इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एज लिखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के बराबर जितना ही ये क्या करता है, इंड्यूस्ड फील्ड बना लेता है, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए जीटा का वैल्यू कैसा आएगा, -1। आप जानते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का जब हम लोग बात करते हैं म्यू आर का, तो म्यू आर कितना लिखते हैं, 1 प्लस जीटा के बराबर में। और जीटा का वैल्यू यहां पर कैसा मिल रहा है, नेगेटिव और बहुत छोटा। तो 1 में से हम अगर बहुत छोटा को माइनस करेंगे तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, स्लाइटली लेस देन कितना, 1 से बहुत कम छोटा मिलेगा। 4 प्रॉपर्टी यहां से क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान देना कि 5वां प्रॉपर्टी कह रहा है क्या, कह रहा है कि इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन। सोचो ये डायामैग्नेटिक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रहा है। तो पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रहा है तो ये क्लास को मान लो कि ये क्लास अपना क्या है, मैटर है। तो इस मैटर में जो पढ़ाई को सपोर्ट करने वाले चश्मा वाले बच्चे होते हैं वो कहां बैठते हैं, आगे, और जो विरोध करने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे। तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फ्रंट में। मेरा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग किधर है, सामने, और वीक किधर है, पीछे। तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो किधर से मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड का अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है तो एक कहावत कहा जाता है कि चोर कहीं इजोत चाहता है। इजोत समझते हो ना, लाइट समझते हो ना, तो वही कहता है चोर कहीं इजोत समझता है। ये गुनगुन है ना, गुनगुन हमको एक जोक सुना रही थी कल कि सर जानते हैं एक जोक है। तो क्या है जोक, तो एक आदमी के घर में चोरी हो रहा होता है, सब कोई सोया हुआ होता है रात में, और एक बच्चा होता है जो छोटे उम्र का होता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, वो जगा हुआ रहता है।
बात समझ में आ रहा है? क्या होता है कि आदमी के घर में चोर घुस गया, चोर चोरी कर रहा है और एक बच्चा जग के उसको देख रहा है और उस चोर को धमकी दे रहा है क्या कि ये देखो सामने पढ़ाई का बस्ता पड़ा हुआ है, ये भी लेके जाओ नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसा ही बच्चा है कौन, ये किधर से मूव करेगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अगला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स लेस डेंस इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक बात बताइए कि जो यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में यहां पर तो कोई अपोज करने वाला, यहां पर भी कोई अपोज करने वाला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस बीच में अपोज किया जा रहा है, तो इस बीच में फील्ड कमजोर हो जाएगा कि नहीं? और स्ट्रांग फील्ड है मतलब अधिक नजदीक, और वीक फील्ड है मतलब क्या, अधिक। तो इस बीच में आप देखेंगे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है सब्सटेंस के पास, वो कैसा हो जाता है, ये जरा सा देखिएगा कि यहां से फील्ड आ रहा है, यहां से फील्ड आ रहा है, ये ठीक है, यहां पर एक जैसा है, लेकिन जैसे इस सब्सटेंस के पास आएगा रिपल्सन के कारण ये फील्ड कैसा हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से मान लो एक सीधे आया चला गया, यहां से फिर एक आया और इस तरीके से ये कैसा हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस बीच में रिपल्सन कर करके इसके इंटेंसिटी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और आपको फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में मैंने बताया है क्या कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बताता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो इधर तो ठीक ही था, इधर भी ठीक ही था, बीच में रिपल्सन करके क्या किया गया, इसको कमजोर किया गया, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेस डेंस इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस, कि ये जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाह रहा है, डेंस हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। क्या कि अगर क्लास में सारे बच्चे उसी टाइप के हो जाए, नहीं पढ़ने वाले, तो उस क्लास में टीचर पूरा पोटेंशियल लेके आया और जैसे ही क्लास में आया तो टीचर मन से पढ़ाएगा कि बातचीत करने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही बात है इसके साथ। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, तो नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 300 केल्विन 1 पास्कल, समझ रहे हो बात? वाटर है, NaCl है, कॉपर है, बहुत सारा चीज केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। और तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा STP का मतलब क्या होता है, आपको बुझाता है कि नहीं बुझाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना, 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस और 1 पास्कल का, वही ना होता है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। और इस तरीके से ये 7 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने किसका देखा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। देखो एक शॉर्ट में रिवीजन कैसे, पहला इसके पास कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं होता है। जब इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इसका अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपोज करेगा तो I और H दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जीटा का वैल्यू नेगेटिव और बहुत छोटा अपोज करता है, इसीलिए जीटा का वैल्यू बहुत छोटा। जीटा का वैल्यू बहुत छोटा, तो इसके लिए एक एक्सेप्शन बताए क्या, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर पूरा ही अपोज कर देता है, थोड़ा उरा वो अपोज नहीं करता है, कहता है एक टेस्ला तुम लगाए तो हम भी एक टेस्ला बना लेंगे अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जीटा का वैल्यू -1 और इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, वीकली रिपेल करेगा। इसके बाद जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो स्ट्रांग से वीक की तरफ मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। एग्जांपल में नाइट्रोजन, वाटर, NaCl, कॉपर, ये सब चीज क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर में कभी मैग्नेट चिपकता है क्या? कॉपर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है क्या? नहीं आती है, आती भी है तो निग्लिजिबल आती है, रिपल्सन ही होता है थोड़ा सा, जो हमको पता नहीं चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके से समाप्त। दूसरा है क्या, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में आपने क्या देखा है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये एटॉमिक डाइपोल बनाएगा और सारा एटॉमिक डाइपोल जुड़ करके जीरो नहीं होगा, डू नॉट एड अप टू जीरो, ये सब पूरा जीरो नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, जबकि डायामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता था, इसके पास एटॉमिक डाइपोल था ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बात, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी स्मॉल वॉल्यूम इज स्टिल जीरो। आपको मैं पिछले दिन बताया था क्या कि सपोज करिए कि आपके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जो है, सो हम अगर इस तरीके से देखें तो सारे के सारे जो है सो रेंडम मोशन में डाइपोल है। इसके पास डाइपोल है, लेकिन डाइपोल किस में है, रेंडम मोशन में है। लेकिन इन सारे डाइपोल में से अगर हम छोटा क्रिस्टल उठा भी लें
अगर हम छोटा क्रिस्टल मान लो उठा भी ले छोटा सा वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम में जो है सो हमको नेट मोमेंट कितना मिलेगा, 0। इस बीच में हो सकता है कि एम नेट कितना हो, 0, लेकिन इस पूरे सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो इसमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एम नेट कितना है, 0 है। इतनी बातें पिछले दिन ही मैं समझाया था। इसके बाद देखिए कि जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, भाई ये था तुम्हारा सब्सटेंस, जिसमें पहले कितना था, एमनेट का वैल्यू क्या था, 0। पहले एमनेट का वैल्यू 0 था, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी एक्सटर्नल, या अब इस फैक्टर का नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, एच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो सारे डायपोल पर टॉर्क लगना क्या हो जाएगा, और सारा डायपोल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अलाइन होने लगेगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक हद तक लगेगा क्या कि इस सारे का अलाइनमेंट जो है सो इस मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अब इस समय में आप देखिए कि इस समय में आप देखिए कि इस पर जो है सो जो आपकी एमनेट की वैल्यू है वो 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सारा का अलाइनमेंट देखो लगभग सेम डायरेक्शन में हो गया। अब रैंडम नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन लगभग हो जाता है। मैं आपको पिछले दिन ये भी बताया था क्या कि इस अलाइनमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो इस अलाइनमेंट को बढ़ाने का आपके पास 2 तरीका है। अलाइनमेंट जो है सो आप बढ़ा सकते हैं कैसे, तो बाय इंक्रीजिंग बी एक्सटर्नल। आप जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, और ये सीधा भी उतना। ये रैंडम मोशन में है किस कारण से, तो रैंडम मोशन में है किस कारण से, थर्मल एनर्जी के कारण, हीट के कारण से, टेम्परेचर के कारण से। तो अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर हम धीरे धीरे कम करने लगे तो इसका रैंडम मोशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और सारा का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला काम मैं क्या बोला आपको कि इसको हम लोग बी एक्सटर्नल को बढ़ा करके, और दूसरा क्या कि बाय डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान देना कि अभी भी ये पूरा अलाइंड नहीं हुआ है, अभी भी ये पूरा अलाइंड नहीं हुआ है। बीच वाले रीजन में, ये बाउंड्री वाला तो हो जाएगा क्योंकि इस पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा, लेकिन बीच वाले रीजन वाले पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अच्छी बात यह है कि हम जिधर के तरफ एच लगाए हैं, अभी भी तुम कहोगे कि सर आप लेंज लॉ वाली बात बता रहे थे, इंड्यूस्ड वाली ये नहीं हो रही है क्या, अभी भी इंड्यूस्ड वाली कहानी हो रही है, लेकिन इस अलाइनमेंट के सामने में ये इंड्यूस्ड की कहानी इतनी छोटी पड़ जाती है कि इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अंदर में 2 फैक्टर है, अंदर में 2 फैक्टर है। इनसाइड मैटर जो है सो तुम्हारे पास 2 चीज हो रही है। क्या हो रही है, तो इनसाइड मैटर जो है, इनसाइड मैटर आपके पास 2 चीज हो रही है। एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है किसके कारण, तो ड्यू टू अलाइनमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अलाइनमेंट के कारण पहला, और दूसरा जो आई हो रहा है ये किसके कारण, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो अपोज करेगा लेंज लॉ वाली बात बता रहा था कि नहीं। लेकिन लेंज लॉ में अपोज कैसा करेगा, इतना कम अपोज करेगा कि अलाइनमेंट वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है। अब देखिए कि बी एक्सटर्नल एच और आई नेट का अगर आप बात करें तो आई नेट का जो नेट डायरेक्शन है वो भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो अब सेम डायरेक्शन में तो इस मटेरियल को ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कैसा, अलाइनमेंट अभी भी पूरा का पूरा नहीं हुआ है। हम 1000 टेस्ला लगाएंगे तो 1 टेस्ला के बराबर में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम 5000 टेस्ला लगाएंगे तो 2 टेस्ला अलाइन हो जाएगा, हम 50000 टेस्ला लगाएंगे तो इसमें 50 टेस्ला अलाइन हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल के सामने में अभी भी जो अलाइनमेंट के कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड है वो कैसा है, बहुत छोटा है। इसका मतलब एच बहुत ज्यादा और आई का वैल्यू क्या, बहुत छोटा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है भाई, तो जरा सा जीटा का बात देखो, तो जीटा इक्वल टू कितना लिखते हो, आई बाय, ये भी सेम है जिस डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में। तो रिजल्ट कैसा आएगा, दूसरा बात की आई का वैल्यू है कैसा और एच है कैसा,
तो रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको? वेरी स्मॉल मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला यही 2 पॉइंट तुम्हारा बनने वाला है कि वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेगा कि वीकली अट्रैक्ट करेगा, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में क्या? एल्युमिनियम, ऑक्सीजन गैस, एचटीपी, कैल्शियम, सोडियम, ये सब चीज क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये सब थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे तो देखो प्रॉपर्टीज में एक एक बात वही, देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज नॉट जीरो, नेट मोमेंट अभी जीरो नहीं होगा। ये वीकली अट्रैक्ट किया जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का बात करें जीटा का, तो ये जीटा अब की बार कैसा है? पॉजिटिव है, और साथ ही साथ कैसा है? वेरी स्मॉल है। और वेरी स्मॉल कितना? तो पॉजिटिव है तो प्लस 10 टू द पावर -3 से लेकर के 10 टू द पावर -6 तक आप इसको मान सकते हैं कि ये इतना पॉजिटिव है और बहुत छोटा वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जीटा पॉजिटिव है तो तुम ध्यान देना कि रिलेटिव परमिटिविटी का अगर हम बात करें म्यू आर का, कितना लिखते हो? 1 प्लस कितना? जीटा। तो 1 में बहुत छोटा नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला बात देखिए कि इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रांग फील्ड। थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, क्लास में देर से आया, पीछे जगह मिल जाएगा, वो क्या चाहेगा कि हम धीरे धीरे किधर आ जाएं? आगे आ जाएं। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से किधर आ रहा है? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो किधर से किधर मूव करेगा? वीक से स्ट्रांग में। जबकि डायामैग्नेटिक किधर करता था? स्ट्रांग से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं दिक्कत आ रही है। और जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम चाहेंगे अगर बाहर से भी जाना तो हमको अट्रैक्ट करके क्या करेगा? थोड़ा सा करीब कर लेगा। तो थोड़ा सा करीब कर लेगा भाई, तो थोड़ा सा करीब कर लेगा तो इसके अंदर से जो गुजरने वाली फील्ड लाइंस होगी, ये फील्ड लाइंस कैसी? ऐसे आएगी और अंदर में क्या होगी कि थोड़ी सी नजदीक नजदीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं क्या कि अंदर में जो है सो फील्ड का डेंसिटी क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि मटेरियल के बाहर में डेंसिटी क्या है? कम है। तो ये अट्रैक्शन के कारण अंदर की डेंसिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस प्रकार से यहां पर आप देखिए कि आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज इसी के प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूरीज लॉ। तुम ध्यान देना कि हम तुमको क्या बोले थे? हम तुमको क्या बोले थे कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को घटाओगे तो वैसे वैसे अलाइनमेंट ज्यादा होगा, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, तो अलाइनमेंट और क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट खराब होगा। और अलाइनमेंट खराब होगा तो टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है? यही है क्या? क्यूरीज लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे अलाइनमेंट खराब होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा, टेम्परेचर को किसमें रखना है? केल्विन में। और आप ध्यान से देखिए कि ये क्या बोला कि मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हैं? आई। ये क्या बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के? टेम्परेचर के। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके बराबर में बदलेंगे तो 2 कांस्टेंट आएगा, एक आएगा सी और एक आएगा बी नॉट। जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले लगाया गया है और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? टेम्परेचर। आप जानते हैं कि बी नॉट इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट, पिछले दिन पढ़ाए थे। और आई इक्वल टू कितना? जीटा एच। सी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है। तुम ध्यान देना कि अगर हम आई के जगह पर रख दें कितना? जीटा एच। सी के जगह सी, बी नॉट के जगह हम कितना रख दें? म्यू नॉट एच। और नीचे टेम्परेचर कितना? तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा जो है तो यहाँ एच से एच क्या हो जाएगा? और बचेगा कितना? जीटा इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन क्या? टी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरीज लॉ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग?
क्यूरीज लॉ बोलते हैं। बस इसमें ये बात ध्यान में रखना है, क्या जीटा क्या है, सक्सेसिबिलिटी। ये सी जो है इसको क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, और ये क्यूरी कांस्टेंट जो है ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मटेरियल, कि अलग अलग मटेरियल के लिए जो है सो क्यूरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। तो मान लो कि एक कोई सब्सटेंस है और एक सॉफ्ट आयरन कोर है, तो किसी भी सब्सटेंस को थोड़ा सा गर्म करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, और एक सब्सटेंस है जिसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाकर के इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, खत्म होगा। जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका करीब 1100 केल्विन के आसपास में उसका क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है। कि उसको अगर हम 1100 केल्विन का मतलब करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको हीट कर देंगे तब वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, और 800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, करीब करीब मैं बता रहा हूं। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूरीज लॉ। तो अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नेटिज्म में क्यूरीज लॉ क्या है, तो आप एक लाइन में क्या बोलेंगे कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको याद क्या रखना है, आई इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। टेम्परेचर को किस में रखना है, केल्विन में। और यहीं से आप आई इक्वल टू जीटा एच और बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट पुट कर दिएगा। जीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी म्यू नॉट अपॉन टी के बराबर में टेम्परेचर को रखना है किसमें, केल्विन में। यही है क्या पूरा का पूरा क्यूरीज लॉ। बहुत आसान है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ क्यूरीज लॉ क्या है, ध्यान देना कि लिमिटेशन है क्या, कि अगर हम लोग क्या करें कि टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाने लगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर को घटाने लगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगेगा, अलाइनमेंट क्या होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। घटाते 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 एक समय आएगा कि उस एटम का जितना भी एटॉमिक डाइपोल है वो सारा का सारा 100% क्या हो जाएगा, एकदम अलाइंड, सीधा सीधा सब एक डायरेक्शन में। अब इसके नीचे हम कितना भी टेम्परेचर घटाएंगे तो इसके मैग्नेटाइजेशन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके मैग्नेटाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा सिचुएशन आ जाता है क्या कि इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को, सैचुरेशन। के अब सैचुरेटेड हो गया, अब टेम्परेचर घटाने से इसको कुछ होगा, तो नीचे टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन अब मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, रुक गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैग्नेटाइजेशन रुक गया भाई, तो क्यूरीज लॉ तो फ्लॉप। क्यूरीज लॉ क्या हो गया, फ्लॉप। तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही क्यूरीज लॉ वैलिड है। तो इसमें कह रहा है क्या कि जब हम लोग टेम्परेचर को लो करते जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो है, स्टेज कम्स व्हेन द 100% एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड परफेक्टली विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो धीरे धीरे अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि सारा का सारा परफेक्टली अलाइन हो गया, एकदम 100% सॉलिड। अब इसके बाद अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। और इस टेम्परेचर के बाद, इस क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ये जो लॉ है ये क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो ये लिमिटेशन है क्या कि वेरी लो टेम्परेचर के लिए ये वैलिड नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग आएंगे कहां पर, फेरोमैग्नेटिज्म पर। फेरोमैग्नेटिज्म में आप जानते हैं क्या कि एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, अनपेयर्ड। मैं तुमको कल ही बताया था क्या कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब परफेक्टली डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पैरा भी हो सकता है और फेरो भी हो सकता है। तो अनपेयर्ड में जैसे होता था इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में एटॉमिक डाइपोल होगा। लेकिन इसकी एक खासियत क्या होती है कि इसका डाइपोल अपने में एडजस्ट कर कर के, सेटिंग कर कर के क्या करता है, अलाइनमेंट को बढ़ा लेता है। बात समझ में आ रहा है, क्या करेगा, ये खुद से इंटरेक्ट करेगा अपने आप से, और ये अपना अलाइनमेंट क्या करेगा, बढ़ाने लगेगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं करता था। इसको पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं था। अब मान लो कि ये क्या है, एक पूरा शहर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पूरा शहर है, तो इसमें छोटा छोटा मोहल्ला होगा कि नहीं। और एक छोटा मोहल्ला जो है वो एक कम्युनिटी का है, ये लोग सब एक है, एक डायरेक्शन में। दूसरा कम्युनिटी अलग डायरेक्शन में है लेकिन सब एक में है। तीसरा कम्युनिटी अलग डायरेक्शन में है लेकिन क्या है, सब एक में है। हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में एकता होती है। तो ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करो कि एक पूरा शहर मान लो, और उस शहर में बहुत सारा छोटा छोटा कम्युनिटी है, और सारे छोटे छोटे कम्युनिटी में खुद में इंटरेक्शन है, और सारा का सारा एक डायरेक्शन में है। और ये क्या करता है कि इस तरीके से ये हो जाता है कि ये अलाइंड इन सेम डायरेक्शन हो जाता है। कैसे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्या करेगा,
एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, और जो छोटा छोटा कम्युनिटी का मैं बात कर रहा था, स्मॉल वॉल्यूम था, वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसका सारा डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होगा, सेम होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोले आपको कि एक शहर है, शहर को मान लीजिए क्या कि पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और उसमें छोटा छोटा जो कम्युनिटी है उसका डाइपोल क्या है, सेम। छोटा छोटा डाइपोल क्या है, सेम। छोटा छोटा एरिया में क्या है, उसका डाइपोल क्या है, सेम अलाइन है। इसी छोटे छोटे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। आप इसको यहां देख करके ज्यादा अच्छा समझोगे क्या, कि सपोज करो कि ये जो है आपके पास में ये क्या है, दिख रहा है क्या, ये जो है आपके पास में क्या है, एक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल है किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। दिख रहा है आपके पास, ये एक मोहल्ला, सारा डाइपोल एक डायरेक्शन में, दिख रहा है कि सारा डाइपोल किसमें, एक डायरेक्शन में। ये एक दूसरा मोहल्ला, सारा डाइपोल किसमें, ये एक तीसरा मोहल्ला, सारा डाइपोल किसमें, ये एक चौथा मोहल्ला, सारा डाइपोल किसमें, ये एक पांचवा मोहल्ला, ये एक छठा मोहल्ला। इस तरीके से इसमें ये एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में ये सारे अलग अलग क्या है, डोमेन्स हैं। जिस डोमेन्स का सारा डाइपोल क्या है, एक डायरेक्शन में अलाइंड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा कि भाई जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो तो ठीक ही है, जो नहीं है वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करके आ जाएगा। और इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से होगा क्या कि ये सारा का सारा डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ग्रोथ बोलते हैं। इस डोमेन ग्रोथ को अगर तुम एक अगला अलग कॉन्सेप्ट से सीखना चाहो, समझना चाहो, तो मैं तुमको समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पर सपोज करो क्या कि अपने पास एक क्रिस्टल है कुछ ऐसा जिसमें 4 छोटे छोटे डोमेन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है, 4 छोटे छोटे डोमेन। अब इसमें जो डोमेन का डायरेक्शन है वो है क्या, कुछ इस तरह से। इसमें जो डोमेन का डायरेक्शन है ये है कुछ इस तरीके से, इसमें जो डोमेन का डायरेक्शन है ये है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो डोमेन का डायरेक्शन है ये है कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लो कि हम इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो हम एक्सटर्नल फील्ड या तो इधर अप्लाई करेंगे, या तो इधर, या तो इधर से ऊपर, या तो इधर से ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तुम सपोज करो कि हम यहां से क्या किए, ऊपर के तरफ बी एक्सटर्नल क्या किए, इसमें अप्लाई कर दिए। तो बी एक्सटर्नल जिसके डायरेक्शन में होगा, अब उस कम्युनिटी में कोई नेता आया जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का आया, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, जो उस कम्युनिटी का होगा, जिसका वो समर्थक होगा, और भागेगा कौन, जो उसका विरोधी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना कि उस समय में क्या होगा इसके साथ, कि उस समय में क्या होगा साथ, कि तुम ध्यान से देखना कि इस समय में इस नेता की अगर सभा होगी, तो जो इसका समर्थन वाला है वो बढ़ चढ़ के क्या करेगा, हिस्सा लेगा। लेकिन जो अपोजिट है, इस सब पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। टॉर्क के कारण नेगेटिव वाला और छोटा हो जाएगा, विरोध के कारण जो ठीक विरोधी रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा कि इधर से ये वाला भी क्या होगा, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होगा। मतलब इस पूरे इलाके में वर्चस्व किसका हो गया, जिसके समर्थन में ये आया, और ये सारा एक डायरेक्शन में अलाइंड मिलेगा। इस कहानी को हम लोग बोलते हैं क्या, इस कहानी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन ग्रोथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ग्रोथ बोलते हैं। क्या कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो एक विशेष कम्युनिटी का जो डोमेन है, ये डोमेन क्या कर गया, ग्रो कर गया। अब इस सब का प्रभाव क्या हो गया, बहुत कम। जो अधिकतर प्रभाव रहा वो क्या, इसका, भाई साहब कोई नेता आया और उसका समर्थक का हुजूम उमड़ गया। तो इस इलाका में भी मोदी जी आए थे ना, पूरा शहर जाम, पूरे शहर में लाल झंडा घूम रहा है। लालू जी आ जाए तो पूरा शहर में हरा झंडा घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अंबेडकर जी का कोई चंद्रशेखर आ जाए तो नीला झंडा घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। शहर में दबदबा किसका हो जाता है, उस पार्टिकुलर एरिया का। तो यहां जैसा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उस तरह का दबदबा हो जाएगा, और ये कैसा बिहेव करने लगेगा, वैसा ही नेचर का, हर जगह गाना उस टाइप का बजने लगेगा, माहौल वैसा हो जाएगा। मतलब क्या कि उस पार्टिकुलर चीज का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। और बाकी क्या हो जाएगा, अब लालू जी के समय में मोदी जी का जो समर्थक रहेगा वो क्या, साइड। मोदी जी के समय में जो लालू जी का समर्थक है वो क्या, साइड। ऐसे ही ना होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और इस तरीके से ये एक स्ट्रांग मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। किसके कारण, डोमेन ग्रोथ के कारण। देखो ये सारे एक दूसरे को हो सकता है कि कैंसिल कर दें, लेकिन अभी सबका सब क्या है, एक है। माफ कीजिएगा मेरा भावना,
किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी समर्थक को ठेस पहुंचाना नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि ये डोमेन का साइज बहुत छोटा होता है। डोमेन का साइज बहुत छोटा है, कितने होते हैं? 1 mm का। और इस 1 mm का साइज सोचो कितना छोटा है, 1 mm का। इसमें कितने डोमेन्स होंगे? 10 का पावर 11। मतलब 1 मिलीमीटर के शहर में 10 का पावर 11 कम्युनिटी बसता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिया। और ये क्या हुआ? हाईली मैग्नेटाइज। ये जो था ये कैसा था? इसमें जो है सो एम नेट या तो था 0 या फिर कैसा था? वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर जब एक्सटर्नल लगा दिए तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया? मैग्नेटाइज्ड हो गया। ये फुली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा ऐसा कि अगर यहां पर हम थोड़ा भी H लगा दिए, बहुत छोटा भी, तो इसके अंदर में जो बनने वाला आई होगा ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बन जाएगा। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या? तुम ध्यान देना कि अगर हम जीटा को देखना चाहें तो कितना लिखते हैं? I बाई कितना? अगर हम छोटा सा भी एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो कैसा? और ऊपर है इस बार कैसा? और नीचे है कैसा? स्मॉल। तो लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन? जीटा। अब ध्यान देना कि इसके प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट एंड आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम। छोटे छोटे वॉल्यूम में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में अलाइंड होगा। और इसी छोटे छोटे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी छोटे छोटे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। क्लियर है बात? दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड। तुम देखना एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा सा लगा है, मैग्नेटिक फील्ड के चलो ना हम तुम्हारे एकदम पूरा साथ हैं। बात समझ में आया कि नहीं? पूरा साथ है तो क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होता था? हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, 2-4 आदमी कहा क्या कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारे साथ चलते हैं, वीकली अट्रैक्ट किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो भाजपा का कोई छोटा नेता आ जाए तो कितना लोग को अट्रैक्ट करेगा? मोदी जी अपने आ जाए तो पूरा बिहार को अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो छोटा नेता अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये बड़ा नेता क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मोदी जी क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं भाई। और जो कुछ भी हो, बंदे में बोलने का टैलेंट दमदार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? बाकी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये किसी कोचिंग का एक कोई ट्यूटर थोड़ा सा बुराई कर दिया था ऑनलाइन क्लास में, तो पैर भी लगवा करके उस ट्यूटर को वहां से नौकरी से निकलवा दिया था। कुछ दिन पहले की बात है, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा। ये बातें इतनी समझ में आ रही है कि नहीं? स्ट्रांगली क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर अगर हम मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का बात करें तो ये कैसा मिल रहा है आपका? पॉजिटिव मिल रहा है और वेरी लार्ज मिल रहा है। कैसा? पॉजिटिव। और कैसा? पॉजिटिव क्यों? कि सारा सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। और बड़ा क्यों? कि ऊपर छोटा है और ऊपर बड़ा है और नीचे क्या है? छोटा है। अगर ध्यान देना कि अगर हम मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का बात करें तो पॉजिटिव और लार्ज मिल गया। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी का बात करेंगे तो ये कितना होता है? 1 प्लस जीटा। जीटा बहुत बड़ा, उसमें एक और जोड़ देंगे तो थोड़ा और क्या? इसका मतलब कि जो म्यू आर का वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगा? 1 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इतना प्रॉपर्टीज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ये तो सारे में है। देखना, पहला डाइपोल करेगा कि नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, वीकली की स्ट्रांग करेगा, जीटा का वैल्यू क्या होगा और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा। 4 डिफरेंस तो यहां तुमको याद हो गए। अब 3 डिफरेंस देखो कि 3 डिफरेंस आगे क्या बढ़ाना है कि नॉन यूनिफॉर्म में डालेंगे। तो अगर मैग्नेट का सपोर्टिक रहेगा डायामैग्नेटिक तो आगे से पीछे की तरफ भाग जाएगा, स्ट्रांग से वीक। अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला रहा तो वीक से स्ट्रांग। तो ये तुमको कैसा बच्चा लग रहा है? पढ़ने वाला कि नहीं पढ़ने वाला? पढ़ने वाला। तो ये कहां से कहां तक जाएगा? वीक से। जब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कहीं कमजोर है तो कहीं स्ट्रांग है। तो क्या होगा कि ये किधर से किधर बढ़ेगा? कमजोर से स्ट्रांग के तरफ। और जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? एक दूसरे से बहुत क्लोज कर लेगा। बहुत क्लोज कर लेगा। कैसे भाई? तो बहुत क्लोज कर लेगा। कैसे? तो ये मान लो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से यहां से जाएगा, उसको भी कहेगा क्या कि तुम चलो। यहां से जाएगा, उसको भी क्या कहेगा कि तुम चलो। यहां से जाएगा, इसके अंदर में क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे, और बहुत करीब हो जाने से इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, हजारों गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना गुना बढ़ जाएगा? मैं सॉफ्ट आयरन का बात कर रहा था कि डायरेक्ट क्वाइल है, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सॉफ्ट आयरन क्वाइल उसमें डालेंगे 500 टेस्ला हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? ये क्या कह रहा है कि अच्छा भाई तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, मेरे से होकर के जाओ, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो बाहर से, मेरे से होकर के जाओ। ये क्या करता है, सबको समेट लेता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का लीकेज रुक जाता है, और लीकेज रुक जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर आप देखिए कि प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई, एक्सटर्नल फील्ड को अगर हम रिमूव कर ले तब क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर लें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, कुछ में थोड़ा ज्यादा देर तक रहती है, और कुछ ऐसा हो जाता है क्या कि हमेशा के लिए रह जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एक्सटर्नल फील्ड को हम रिमूव कर लेंगे तो अगर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, अगर मैग्नेटाइज वो रह गया, उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं हुई, तब ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड हटाए, अगर हम यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, अगर यहां से हटा देंगे तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर इसने अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसी को हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या कि एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिए, अब वो परमानेंटली मैग्नेटाइज रह गया, कभी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगा नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेटिज। इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं अल निको। बात समझ रहा है कि नहीं? अल निको ये है क्या, तो एक एलॉय है, और एलॉय किससे किससे मिलके बना हुआ है, एल्युमिनियम से, निकेल से, कोबाल्ट से और कॉपर से मिलकर के ये है क्या, परमानेंट मैग्नेट का एक एग्जाम्पल है। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आप जानते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन कोर है। और इस प्रकार से जो है सो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, टेम्परेचर वाला फैक्टर। यहां पर भी एक चीज क्या है, टेम्परेचर वाला फैक्टर। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो मैग्नेट का डिक्लिनेशन क्या होगा, खराब करेगा, ये अलाइनमेंट क्या करेगा, खराब करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाते 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 इतना टेम्परेचर पर ले जाएं क्या कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए और ये बिहेव कैसा करना लगे, पैरामैग्नेटिक के जैसे, जिसके पास बहुत कम इंटरनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कम हो रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर ये पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करने लगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। कॉमन लैंग्वेज में आप ऐसे याद रखिएगा कि जिस टेम्परेचर पर जाने के बाद कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करने लगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन। तो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूरीज टेम्परेचर। और सॉफ्ट आयरन के लिए ये क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 1043 केल्विन। मैं अभी बोला था करीब करीब 1100 केल्विन, 1043 केल्विन होता है क्यूरी टेम्परेचर। और इसी में अगर आप देखिएगा कि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर अब क्या होगा, कि अगर क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन गया और हम अभी भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से जीटा के वैल्यू पर जो फर्क पड़ेगा वो कितना, C अपॉन T माइनस TC। ये T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर पर हम इसको ले गए हैं, इसको आपको केल्विन में रखना है। ये है क्या, आप जान ही रहे हैं क्या, ये है क्या, क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी टेम्परेचर पर भी किस में रखना है, केल्विन में। अब ध्यान देना कि क्यूरी टेम्परेचर फिक्स हो गया। मान लो आयरन के लिए बात किया हम लोग, तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर फिक्स हो गया कितना, 1043 केल्विन। हम लेके चले गए 1200 केल्विन पर। हम लेके कहां पर चले गए, C भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो 1200 तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1043, 150 के करीब में। तो 150 से भाग देंगे तो जीटा का वैल्यू घटेगा। हम 1500 पर लेके चले गए तो 1043 450 के करीब में,
जीटा का वैल्यू और घट जाएगा। हम 5000 पर लेके चले गए तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो जीटा का वैल्यू और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। धीरे धीरे जीटा का वैल्यू घटने लगेगा, किससे, टेम्परेचर के बढ़ने से। और यही चीज क्या है, क्यूरीज लॉ है। यही चीज क्या है, क्यूरीज लॉ है। तो इसी को आप बोल सकते हैं क्या, कि यही चीज जो है सो अनदर फॉर्म है, किसका, अनदर फॉर्म है ये किस चीज का, ऑफ क्यूरीज लॉ का। और ये क्यूरीज लॉ तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक के लिए पढ़ते हैं ना, तो ये है किसके लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये क्यूरीज लॉ है। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखें और इसको बहुत ज्यादा अमल में लेने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से आपका ये आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या प्रोसेस है और क्या डिफरेंस है, इन सारे बातों का एक एक पॉइंट करके डिस्कशन किया। बहुत आसान थ्योरेटिकल क्लास था, घर पे जाना है, नोट कर लेना है और रट लेना है। क्यों, कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। काफी आज के लिए, मिलते हैं अगले क्लास। अब